कोई भी आप में से एक्सप्लेन करना चाहे सीवी कंपैरिजन क्लोरीन और हाइड्रोजन का। सीवी कंपेयर करो या सीपी करो, रिलेटिव तो वही आता है। कोई भी कंपेयर करना चाहे आप में से। देखो ध्यान से, हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम पे दो गैसेस हैं। इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका भी वॉल्यूम कांस्टेंट है। एक में हाइड्रोजन गैस फिल्ड है और एक में क्लोरीन गैस फिल्ड है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि CV ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू CV ऑफ क्लोरीन फॉर आइडियल बिहेवियर, ये आपने लिखा था। मैंने आपसे पूछा था कि अगर ये नॉन आइडियल है तो क्या होगा, अगर इनका बिहेवियर नॉन आइडियल है तो क्या होगा। ये आपको मैंने प्रॉब्लम दी थी और आपसे कहा था कि आप डेफिनेशन के बारे में सोचेंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। कोई भी आप में से बताना चाहता हो, कोई भी आप में से बताना चाहता हो। हाँ वैभव बोलो बेटा, बताओ। वैभव बोलो, मैं आपको देख सर रहा Cl2 का ज्यादा होगा। हूँ। सर Cl2 का ज्यादा होगा क्यों? बिकॉज दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम है, तो Cl2 H2 से हैवियर गैस है, तो उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। ज्यादा एनर्जी क्यों चाहिए होगी, क्या बोला, सुन नहीं पाया बेटा। सर Cl2 का मास ज्यादा है H2 से, मास ज्यादा है। तो सेम मोल्स में मास ज्यादा होगा Cl2 का। अच्छा, सर अमाउंट दोनों की 1 मोल है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बोलो। सर आपने कुरुक्षेत्र वाले ग्रुप में मीटिंग आईडी नहीं भेजी आज। बेटा मैंने सारे ग्रुप में भेज दी। नहीं भेजी सर। अरे ऐसा कैसे? अच्छा अच्छा, ग्रुप में मीटिंग आईडी ही नहीं गया। हाँ मैंने यहाँ कॉपी कर दिया, सेंड नहीं किया। अभी 2 मिनट वेट करते हैं। और कोई आंसर देना चाहे बताओ, कोई और। सर क्वेश्चन रिपीट कर दोगे एक बार? अरे क्वेश्चन लास्ट क्लास में दिया था, उसी की बात हो रही है। आपको CV कंपेयर करना है हाइड्रोजन और क्लोरीन के। इसका मतलब है आपने रिवीजन नहीं किया नोट्स का। हाइड्रोजन और क्लोरीन के CV या CP कंपेयर करना है इफ दे बिहेव नॉन आइडियली। अनम्यूट कर लें अपने आप को, जिसको बोलना हो वो केवल वही अनम्यूट करे, जिसको बोलना है वो अनम्यूट करे, बाकी ना करें। वैभव आपका आंसर तो ठीक है, एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं है। वैभव आवाज आ रही है बेटा? यस सर। आपका आंसर तो ठीक है, एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है। Excuse me, sir. बोलो बेटा। Excuse me, sir.
हाँ हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। सर क्योंकि Cl2 के केस में वैंडरवाल कांस्टेंट ए ज्यादा होगा। बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल ठीक। तो उससे क्या होगा? सर उससे P प्लस P डैश ज्यादा हो जाएगा और इसलिए डेल्टा T भी ज्यादा होगा। P प्लस P डैश ज्यादा हो जाएगा, अच्छा। नहीं नहीं, अभी प्रॉपर बात नहीं आई बेटा, अभी पूरी तरह से बात ठीक नहीं आई, अभी नहीं आई। अप्रोच तो ठीक थी आपकी, शुरुआत ठीक थी। मैं हिंट दे देता हूं। अच्छा ये बताओ, सीपी सीवी से ग्रेटर क्यों होता है, इसको सोचो। सीपी सीवी से ग्रेटर क्यों होता है, इसका रीजन आप सोचो। क्योंकि सर उसमें एक तो एक्सपेंशन में जाता है और एक टेम्परेचर रेज करने के लिए यूज होता है सर। इसीलिए सीपी सीवी से ग्रेटर है, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक बात है। अब आप बताइए कि इसमें सीवी किसका ज्यादा होगा? तो देखो, पहले सीवी की डेफिनेशन पे कंसंट्रेट करो, अभी आपको खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। सीवी की डेफिनेशन पे कंसंट्रेट करना। सीवी की डेफिनेशन क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम आपके पास है, आप इसको हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, 1 मोल सिस्टम है, और टेम्परेचर रेज करना है आपको बाई 1 केल्विन। तो CV इक्वल टू है QV बाई N डेल्टा T। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है डेफिनेशन में? ये तो पहले ही लिख चुके हैं, CVM हो गया मोलर। आप ध्यान देना, 1 मोल सिस्टम है, 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है। जिस गैस के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसका CVM ज्यादा हो जाएगा। अब देखो, आपसे अगर मैं पूछूं कि H2 मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है या Cl2 मॉलिक्यूल के बीच, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि वांडरवाल कांस्टेंट A किसका हाई होगा? Cl2 का हाई होगा। वांडरवाल कांस्टेंट सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? अब जरा सोचिए, ध्यान देना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मैं बोलने वाला हूं। जो टेम्परेचर इंक्रीमेंट होगा वो किस फॉर्म में अपीयर होता है? सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये फिजिकली किस फॉर्म में दिखेगा? ये टेम्परेचर इंक्रीमेंट अपने आप को कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करेगा कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है सिस्टम का? हाँ, लगभग बच्चों ने ठीक आंसर दिया है। देयर विल बी इंक्रीज इन रैंडम मोशन, देयर विल बी इंक्रीज इन रैंडम मोशन और इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। इस रैंडम मोशन का नाम है ब्राउनियन मोशन। तो टेम्परेचर इंक्रीमेंट किस फॉर्म में अपीयर होता है?
in the form of random motion. यहां तक क्लियर है सबको? अब मुझे बताइए, क्लोरीन के लिए वांडरवाल कांस्टेंट ए हाई है, क्लोरीन मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है, तो बताइए रैंडम मोशन बढ़ाने के लिए, रैंडम मोशन बढ़ाने के लिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी या क्लोरीन मॉलिक्यूल को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? भाई क्लोरीन मॉलिक्यूल में रैंडम मोशन इंक्रीज करने के लिए पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करना होगा, ब्रेक करना होगा. Only then Cl2 molecule can perform more random motion. So the energy given to H2 sample is used up to increase the random motion or entirely used up to increase the random motion. But in case of chlorine, it divides in two parts. One part is used to increase the force of attraction and the remaining part appears in the form of random motion. Now tell me, if we want to increase 1 Kelvin temperature of H2 and 1 Kelvin temperature of chlorine, in which case we need more energy? In which case we need more energy? अब इसका उल्टा सोचिए, ध्यान दो. अगर मैं कहूं कि ए है ही नहीं, ए जीरो है, इफ अगर ए है ही नहीं, जीरो है, मतलब कौन सा बिहेवियर? आइडियल. तो दोनों के सीवी बराबर होंगे. कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को भी? क्योंकि दोनों डाई एटॉमिक गैसेस हैं, दोनों के सीवी बराबर होंगे. ये जो डिफरेंस आया सीवी में, वो उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आया. तो CVM of chlorine is greater than CVM of hydrogen for non-ideal behavior. तो ध्यान देना, एक सिंपल सी बात वो ये कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल है सीपी और सीवी में डिफरेंस के लिए. अब एक और प्रॉब्लम मैं पूछ रहा हूं जो रिसेंटली जेई में आई हुई है, जेई में आई हुई है. देखें आप में से कौन आंसर कर पाता है प्रॉपर. आपको बताना है H2O liquid and H2O vapors. H2O liquid and H2O vapors, आपके पास दो सैंपल हैं, दोनों की 1 मोल अमाउंट है.
क्या आप इन दो डिफरेंट फेजेस के सीपीएम कंपेयर कर सकते हो? क्या इन दो फेजेस के सीपीएम कंपेयर कर सकते हो? आपको बताना है ग्रेटर सीपीएम किसका होगा। ऑप्शंस दे दें आपको? ऑप्शंस दे देते हैं। H2O लिक्विड, H2O वेपर्स और इक्वल, दोनों के सीपी इक्वल होंगे। और फोर्थ ऑप्शन है आई डोंट नो। ये 4 ऑप्शंस हैं। सर H2O लिक्विड का ज्यादा होगा। क्या करो आप लोग, एक्चुअली पता नहीं लगता किसने सही आंसर किया किसने गलत किया, रिकॉर्ड में नहीं आता। आप लोग क्या करो, जो मैंने आंसर ग्रिड भेजी है उसको ओपन करो। और क्वेश्चन नंबर 1 में अपना आंसर लिखो। केवल आंसर टिक करना है। अभी स्कोर नहीं देखना किसी को भी। कर लिया होगा, अब स्कोर चेक करो किसने सही किया किसने गलत। सबमिट कर दो, सबमिट करो। अब आपका जो भी सही और गलत आंसर है मेरे पास परमानेंट रिकॉर्ड में आ जाएगा। कर लिया इसको? रिस्पॉन्सेस आ गए मेरे पास।
अब देखो ये, अब मैंने सीपी पूछा है आपसे, सीवी नहीं। सीपी पूछा है, सीवी नहीं पूछा आपसे मैंने। तो किसका सीपी ज्यादा होगा? तो सीपी ज्यादा हो जाएगा इसमें। मुझे ध्यान नहीं इसमें मैंने आंसर क्या टिक किया, मुझे लग रहा है उल्टा हो गया। देखो सीपी पूछा है, सीवी तो ठीक था। सीपी पूछा है तो H2O वेपर्स का सीपी ज्यादा होगा H2O लिक्विड से। सीपी क्यों ज्यादा होगा? ध्यान दो, रीजन ये है ज्यादा होने का कि अगर आप एनर्जी प्रोवाइड करें H2O वेपर्स को, एनर्जी प्रोवाइड करें H2O लिक्विड को, किस केस में ज्यादा एक्सपेंशन होगा? ज्यादा एनर्जी एक्सपेंशन में किस केस में कंज्यूम होगी? ज्यादा एनर्जी एक्सपेंशन में खर्च हो जाएगी वेपर्स के, लिक्विड उतना एक्सपेंड नहीं करेगा। अब देखो आप लोग कंफ्यूज ना हो, मैं आपको क्लीन बात बता दूं, आप लोग मिक्स ना करें चीजें। यहां पे मैंने आपसे सीवी के बारे में पूछा था, मतलब यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट था, एक्सपेंशन अलाउड नहीं था, और केवल नॉन आइडियल बिहेवियर मैंने दिया था, एक्सपेंशन अलाउड नहीं था। कांस्टेंट वॉल्यूम था, बट सेकंड केस में एक्सपेंशन अलाउड है। तो किस में ज्यादा एनर्जी खर्च हो जाएगी एक्सपेंशन में? तो वेपर ज्यादा एक्सपेंड करेंगी एज कंपेयर टू लिक्विड। तो तीन अगर डिफरेंट फेजेस को आप देखें, तीन डिफरेंट फेजेस को आप देखें, तो जो सीपी का ऑर्डर आता है वो वेपर फेज के लिए सबसे ज्यादा, लिक्विड फेज के लिए उससे कम, सॉलिड फेज के लिए और कम। H2O का अगर डाटा देखना है आपको, एनसीईआरटी में एक अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है। एनसीईआरटी देखें आप लोग, एनसीईआरटी बुक ओपन करें। ये है अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज में 6.10, अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम 6.10। तो ऑप्शन ए लिक्विड है, ऑप्शन बी वेपर है, ऑप्शन बी इसमें आएगा। तो मैंने करेक्ट कर दिया, स्कोर ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा, आपके पास आ जाएंगे मार्क्स। मिल गई सबको प्रॉब्लम 6.10। सीपी देखो लिक्विड फेज का कितना है,
75.3 जूल पर मोल पर केल्विन। और सीपी देखो सॉलिड फेज का कितना, 36.8 जूल पर केल्विन पर मोल। एक बार फिर मैं बोल दूं, थर्मोडायनेमिक्स नाम के चैप्टर की अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम 6.10 चैप्टर की जो एक्सरसाइज होती है उसकी पेज नंबर तो अलग अलग होंगे, अलग अलग एनसीईआरटी प्रिंटिंग एडिशन के पेज नंबर डिफरेंट होते हैं। अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम 6.10 जल्दी देखो। सीपी दे रखा है H2O लिक्विड का 75.3 जूल पर मोल पर केल्विन और सॉलिड फेज का दिया गया है 36.8। ये डाटा याद नहीं करने, मैं फिर बता दूं आपसे, डाटा कोई नहीं पूछेगा, रीजनिंग आएगी। आपसे पूछा जाएगा कि वेपर फेज का सीपी ज्यादा क्यों, सॉलिड फेज का सबसे कम क्यों। सीपी चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको डाई एटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बताया था, और पॉली एटॉमिक अगर लीनियर है तो। नाउ राइट डाउन ट्राई एटॉमिक गैस, ट्राई एटॉमिक गैस, इसमें ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी, ऐसे इजी नहीं, ऐसे लग रहा है सारे सो रहे हो। अपने आप को अनम्यूट करो और बोलो। सर 3। अनम्यूट कर लो, सारे बच्चे अनम्यूट कर लें, आंसर करें। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी, सर 3। 3। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी, 3। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3। कैसे आई ये 3? रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर कोई आपके पास ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर गैस है तो आप इसको एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट, तीनों के अबाउट रोटेट कर सकते हैं। एक ना एक मास आपको मिल जाएगा। इन तीनों को मास पार्टिकल सोचो, सल्फर और ऑक्सीजन को। और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हम अब तक इग्नोर कर रहे हैं, इसमें भी इग्नोर करेंगे 0। बट आप केवल नाम लिख लें, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर ये पूछा गया तो आप बताएंगे, नहीं पूछा गया तो इग्नोर कर देंगे। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के दो फॉर्मूला होते हैं, एक 3n-5 और एक 3n-6। बता सकते हो कौन सा लीनियर के लिए और कौन सा नॉन लीनियर के लिए?
तो 3n-6 होगा फॉर लीनियर गैसेस और ये होगा फॉर नॉन लीनियर। अब जैसे हमारे पास ट्राई एटॉमिक गैस है, ट्राई एटॉमिक, तो n की वैल्यू 3 रखना है। n इज व्हाट? एटॉमिसिटी। n है एटॉमिसिटी, तो n की वैल्यू 3 रखनी है। अब आपको देखना है कि सल्फर डाइऑक्साइड गिवन है आपके पास, तो क्या करना, 3n की जगह 3 रख दो, नॉन लीनियर गैस है, n की जगह 3 रखो, नॉन लीनियर गैस है, तो ये आ जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम 4। और अगर लीनियर है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब ये फॉर्मूला कहां से आया आपको ये अभी याद नहीं करना, ड्राइव नहीं करना, बस फॉर्मूला फॉर्मूला यूज करो। लो टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर नहीं करना है। लिख लो, नोट कर लो, इग्नोर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एट मॉडरेट टेम्परेचर, लो और मॉडरेट टेम्परेचर। ये आपको कब कंसीडर करना है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम? ओनली एट हाई टेम्परेचर, केवल हाई टेम्परेचर पे लेना है इसको। तो अगर मैं इसको इग्नोर कर दूं, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को मैं इग्नोर कर दूं, तो बता सकते हो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी ट्राई एटॉमिक गैस के लिए? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये होगी 3 + 3 6, इग्नोरिंग वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अब आप बताओ मुझे सीपीएम कितना होगा? सीपीएम कितना आएगा? सीवीएम कितना आएगा? और गामा कितना होगा? जल्दी लिखो, आप लास्ट क्लास में सारे फॉर्मूला लिख चुके हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको टोटल 6 लेनी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल 6 लेनी है। अनम्यूट करके बोलो जल्दी जल्दी, सीपीएम कितना आया? सीपीएम कितना आया? 4 4R 4R 4R। हाँ, सीवीएम कितना आया? 3R 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 3R। और गामा 4/3 4/3 3 4/3 कितना हो जाएगा? 1.33। तो आपसे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगातार आते हैं, सीपी सीवी गामा। तो एक सिंपल सी टेबल बना लो आप जल्दी से, बहुत ही आसान क्वेश्चंस आते हैं। एक टेबल बना लो,
देखो पहले में तो यहां लिख लो सीधे गैसेस। गैसेस में मोनो एटॉमिक, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, मोनो एटॉमिक। सीपीएम, सीवीएम नहीं, सीपीएम सीवीएम नहीं, पहले तो एफ लिखो, एफ, टोटल एफ, और फिर सीपीएम, सीवीएम एंड देन गामा। ये है डाई एटॉमिक गैस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और लीनियर ट्राई एटॉमिक गैस। और ये है पॉली एटॉमिक गैस के लिए SO2, CH4, NH3 एंड सो ऑन। जल्दी से इस टेबल को फिल करो आप। ये ध्यान रखना, इग्नोरिंग वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। नोट कर लो, इग्नोर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। वाइब्रेशनल और डिग्री ऑफ फ्रीडम को इग्नोर करो और जल्दी जल्दी इसको फिल करो। पेज नहीं पलटना, नोटबुक के पेज पलट के नहीं देखना है। कई बच्चों के कैमरा ऑन नहीं है। नितिन, कनुप्रिया, गौरव, रिधि, विभू, सचिन, कार्तिक, कुशल, करणदीप, सबने कैमरा ऑफ कर रखे। फिल कर लिया इसको। देखो फिल कर लिया तो अच्छा है, आपको याद हो जाएगा यहीं पे। मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 3 + 0 + 0। पहली है ट्रांसलेशनल, दूसरी रोटेशनल, तीसरी वाइब्रेशनल। सीपीएम क्या होता है? तो ये हो जाएगा F + 2/2। तो ये हो जाएगा कितना? 5/2R। ये कितना हो जाएगा? 3/2R। और ये कितना आया? 1.67।
डाई एटॉमिक गैस के लिए या लीनियर पॉली एटॉमिक गैस के लिए 3+2+0, ये होगा 7/2R, ये 5/2R, गामा 1.4। और नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए 3+3+0, ये होगा 8/2R मीन्स 4R, ये हो जाएगा 3R 1.33। आप ध्यान से देखें तो गामा पॉली एटॉमिक के लिए सबसे कम और मोनो एटॉमिक के लिए सबसे ज्यादा। तो जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज होती जाएगी, गामा डिक्रीज होता जाएगा। आ रहा समझ में? जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज हो रही है, सीपी एंड सीवी दोनों इंक्रीज होंगे। आप थियोरेटिकली एक्सप्लेन कर सकते हो कि सीपी और सीवी दोनों इंक्रीज क्यों हो रहे हैं विद द इंक्रीज इन डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है डिफरेंट टाइप्स की मोशंस, इंडिविजुअल मोशंस और इंडिपेंडेंट मोशंस। जब इंडिपेंडेंट मोशंस का नंबर बढ़ जाएगा तो 1 केल्विन टेम्परेचर राइज कराने के लिए आपको ज्यादा हीटिंग की जरूरत पड़ेगी। लिख लिया इतना सबने? तो ये तो बात हुई अबाउट डिग्री ऑफ फ्रीडम, अबाउट डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका हम यूज करने वाले हैं सबका। आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इनका यूज करेंगे। तो देखो आगे करते हैं। अब ध्यान देना, मामला यहां पे है इंटरनल एनर्जी चेंज। मैंने यहां से आपको लिंक किया था NCVM डेल्टा T, और CVM अलग अलग गैसेस के साथ चेंज हो रहा है। डेल्टा H इक्वल टू आपने लिखा था NCPM डेल्टा T। ये CPM CVM की डेफिनेशन से भी आप निकाल सकते हैं। और रीअरेंज ही किया है हमने, कुछ नया काम नहीं किया। CPM इक्वल टू होता है QP अपॉन N डेल्टा T। QP को ही हमने डेल्टा H नाम दिया था। कांस्टेंट P पे हीट एनर्जी सप्लाइड को डेल्टा H कहते हैं। और CVM है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एनर्जी सप्लाइड को डेल्टा U कहते हैं। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा U क्यों कहते हैं, इसका रीजन लिख लो तो इसका अपने आप कह सकते हो। एट कांस्टेंट वॉल्यूम
हीट एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू डेल्टा यू। क्यों? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लास्ट क्लास में आपने लिखा था, अब अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है, सिस्टम एक्सपेंड नहीं हुआ, तो वर्क की वैल्यू 0 होगी। कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क 0 होगा अगर सिस्टम का वॉल्यूम अनचेंज्ड है। इसलिए डेल्टा यू क्यू वी के बराबर होता है। अब वर्क 0 क्यों होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे? तो अभी हम वर्क के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। आप एक सिंपली आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। वर्क का ये फॉर्मूला है P एक्सटर्नल इंटू dV। तो अगर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया तो वर्क की वैल्यू 0 होगी। dV है चेंज इन वॉल्यूम, माइनस P एक्सटर्नल dV। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एनर्जी जो भी सिस्टम को देंगे, थियोरेटिकली सोचो ऐसे, फिक्स्ड वॉल्यूम पे जो भी हीट एनर्जी सिस्टम को आप देंगे, वो पूरी की पूरी हीट एनर्जी स्टोर हो जाएगी किसके फॉर्म में? इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में, क्योंकि एक्सपेंशन तो अलाउड है नहीं, एक्सपेंशन अलाउड नहीं है। कांस्टेंट वॉल्यूम मींस नो एक्सपेंशन। ठीक है, तो अब हम एक एक करके आ रहे हैं कैलकुलेशंस पे। लिखो आप 1 बाय 1। हमें कैलकुलेशन करना है वर्क का, हीट एनर्जी ट्रांसफर का, इंटरनल एनर्जी चेंज क्या हो रहा है। पहले तो हम इन तीनों का कैलकुलेशन करेंगे, इसके बाद और भी प्रॉपर्टीज हैं उन पे जाएंगे, बाद में उनको डिस्कस भी करेंगे डेफिनेशन के साथ। सबसे पहले लिखो आप डिटर्मिनेशन ऑफ वर्क। डिटर्मिनेशन ऑफ वर्क involved in a process। वर्क कैसे कैलकुलेट करें किसी प्रोसेस में? प्रोसेस के बारे में लास्ट क्लास में मैं बता चुका हूं। दो तरह के प्रोसेस हैं, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस 4 टाइप्स के, इरिवर्सिबल प्रोसेस 4 टाइप्स के। रिवर्सिबल प्रोसेस 4 टाइप्स के, इरिवर्सिबल प्रोसेस 4 टाइप्स के। आरती आप बताओ प्रोसेस की डेफिनेशन। आरती अनम्यूट करके बोलो बेटा जल्दी। देर मत करो बेटा, जल्दी बोलो। आरती बेटा कैमरा ऑन करो, आप क्लास में हो कि नहीं हो?
आरती बेटा क्लास में हो कि नहीं? कैमरा ऑन करो, नहीं तो क्लास के बाद आपके पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी मुझे। ना चैट में कोई रिस्पॉन्स आ रहा है आपका। आरती, इसका मतलब है कि आप क्लास में नहीं है। तो प्रोसेस की डेफिनेशन है चेंज इन स्टेट ऑफ सिस्टम। चेंज इन स्टेट ऑफ सिस्टम। और वर्क की डेफिनेशन क्या है? वर्क वर्क की बात कर रहा हूं, वर्क। वर्क है एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। ये डेफिनेशंस आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। अब ये मैं एक डिटेल दे रहा हूं आपको, थोड़ा सा ध्यान दें। पूरे साइंस में या केमिस्ट्री में दो तरह के वर्क होते हैं, एक तो पीवी वर्क और दूसरा नॉन पीवी वर्क। एक पीवी वर्क और दूसरा नॉन पीवी वर्क, दो तरह के वर्क होते हैं। नॉन पीवी वर्क को माइनस डेल्टा जी भी कहते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में नॉन पीवी को माइनस डेल्टा जी भी कहते हैं, या आप कह सकते हैं डिक्रीज इन गिव्स एनर्जी। अब ये क्या चीज है, अभी इसके बारे में नहीं सोचना, काम की चीज पे आते हैं। पीवी वर्क कहां मिलता है आपको? पीवी वर्क आपको कहां मिलता है? आप जितनी भी मशीन चलाते हैं, व्हीकल चलाते हैं, व्हीकल्स, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे वो 4 व्हीलर हो, अगर आप पेट्रोल और डीजल बर्न कर रहे हैं तो उसमें इंजन होगा और इंजन में एक सिलेंडर होगा और सिलेंडर में एक पिस्टन फिट होगी। इंजन में क्या होगा? एक सिलेंडर और उसमें एक पिस्टन फिट होती है। और फिर क्या होता है? आप इसके अंदर फ्यूल और एयर, इन दो मिक्सचर को बर्न करते हो। यहां एग्जॉस्ट होगा। जब फ्यूल और एयर मिक्सचर बर्न होगा तो पिस्टन ऊपर जाएगी। पिस्टन ऊपर की ओर जाएगी, जैसे ही एग्जॉस्ट को क्रॉस करेगी, इससे जो गैसेस बनी वो रिलीज हो जाएंगी। गैसेस जैसे ही रिलीज हुई, सिलेंडर में प्रेशर कम होगा गैसेस का, तो फिर पिस्टन नीचे आ जाएगी। फिर फ्यूल और एयर मिक्सचर बर्न होगा, फिर प्रेशर बढ़ेगा, पिस्टन ऊपर जाएगी। गैस फिर एक बाहर गई, प्रेशर कम हुआ, फिर पिस्टन नीचे। तो पिस्टन की अप एंड डाउन मोशन होती है। ये जो वॉल्यूम है ये लगातार चेंज होता है, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज। इससे जो हमें वर्क मिलता है उस वर्क का नाम है पीवी वर्क। पिस्टन ऊपर नीचे होती है तो इस टू एंड फ्रो मोशन को हम रोटेशनल मोशन में बदल सकते हैं। टू एंड फ्रो मोशन को रोटेशनल मोशन में बदल सकते हैं। आपने ट्रेन का इंजन देखा होगा, फ्रंट में देखा होगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड उसका एक अटैचमेंट मूव करती है और उसको फिर रोटेशनल मोशन में बदलते हैं।
क्रैंक और शाफ्ट सिस्टम से बदल सकते हैं। वो मैकेनिकल काम है, हमें मैकेनिकल डिटेल में नहीं जाना, काम की चीज है। ये जो फ्यूल प्लस एयर स्पेस है, ये वॉल्यूम इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है। इससे आपको जो भी वर्क मिलेगा वो कहलाएगा पीवी वर्क। पीवी वर्क क्लियर है सबको? जितने भी टू व्हीलर फोर व्हीलर हैं सब में पीवी वर्क होता है। बट जरा सोचिए, आपके घर की लाइट चली गई, फिर भी आप फैन चलाते हैं इन्वर्टर बैटरी की हेल्प से। फैन चलाने में वर्क कौन कर रहा है? फैन चलाने के लिए एनर्जी कहां से आ रही है? बोलो। आपके घर की लाइट चली गई, इन्वर्टर बैटरी घर में रखी हुई है, फैन चलता रहा, तो फैन चलाने के लिए एनर्जी कहां से आई? एनर्जी आई इन्वर्टर बैटरी से। क्या बैटरी का वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है? क्या बैटरी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, एक्सपेंड कर रही है? आंसर है नो। फिर ये फैन रन कैसे हो रहा है, फिर वर्क कैसे हो रहा है, फैन रोटेट कैसे हो रहा है? पॉइंट ये है कि बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन चल रही है, केमिकल रिएक्शन चलती है। उस केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी लिबरेट होगी उसको हम यूटिलाइज करते हैं करंट प्रोड्यूस करने में, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से फैन रन करते हैं। इसमें बैटरी के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। तो जो इन्वर्टर बैटरी आपको वर्क दे रही है वो है नॉन पीवी वर्क। तो आप लिख सकते हैं वर्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट और फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन और कभी कभी लिखा आता है मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट और केमिकल रिएक्शन एक ही बात है। तो दो तरह के वर्क हैं, एक पीवी वर्क और एक नॉन पीवी वर्क। अभी हम डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं पीवी वर्क का। पीवी वर्क की मैं बात करने जा रहा हूं। जरा देखो, थोड़ा फिजिक्स की लैंग्वेज में आते हैं। आपको मालूम है कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट डी एक्स। ये मालूम है सबको?
एफ डॉट डी एक्स डॉट प्रोडक्ट, कौन सा एफ यहां पे है, इंटरनल और एक्सटर्नल? आंसर है एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स है। अब देखो ध्यान से, एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल पी? अगर मान ले पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान देना। अगर मान लेते हैं कि पिस्टन ऊपर की ओर जा रही है और एक्सटर्नल पी नीचे की ओर लग रहा है, तो एक्सटर्नल पी और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल है? वन 180 डिग्री। कॉस 180 क्या होता है? कॉस 180 होता है -1। तो एफ इंटू डी एक्स, आगे माइनस साइन लगा दिया, ये मैग्नीट्यूड लिख दिया। अब आपको ये मालूम है कि फोर्स इक्वल टू होता है एक्सटर्नल पी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पिस्टन। ये कितने लोगों को मालूम है? प्रेशर की डेफिनेशन जानते हैं आप लोग? प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया होता है कि नहीं? तो एक्सटर्नल फोर्स कितना आ गया? एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा एक्सटर्नल पी इंटू एरिया, मान लिया स्मॉल एरिया डी ए है, या एरिया ए लिखा है मैंने, तो यहां ए लिख लो, कोई बात नहीं। ए लिखा है तो ए लिख लो, फर्क नहीं पड़ता इस बात से। और ये आपको मालूम है कि एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा आगे गया तो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा ओवरऑल चेंज इन वॉल्यूम। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं पी एक्सटर्नल इंटू डीवी? तो ये वर्क का फॉर्मूला थ्रू आउट केमिस्ट्री हम यूज करने वाले हैं, क्योंकि हमें प्रेशर दिया जाएगा, हमें फोर्स से लेना देना नहीं है। ये तो फिजिक्स की बात है, फोर्स न्यूटन में दिया जाएगा, हमें यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम के डाटा दिए जाएंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो अभी बता दो, बिल्कुल मैं शुरुआत में हूं, इसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हमारी एंट्री होगी। ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्यों कहते हैं हम इसको? क्योंकि P इंटू बी मल्टीप्लाइड है, इसलिए प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहा जाता है। जल्दी बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो इसमें? ओके, नाउ वी कम टू वन बाय वन। लिखो वर्क इन्वॉल्व्ड इन
वर्क इन्वॉल्व्ड इन आइसोथर्मल प्रोसेस। एक एक करके हम चारों प्रोसेस में वर्क निकालेंगे। चारों प्रोसेस कौन से आपको मालूम है? आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक। चारों प्रोसेसेस में वर्क निकालना है। सबसे पहले मैंने लिया आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, या फिर ये कहें डेल्टा T0। अब मुझे एक बात बताइए, प्रैक्टिकल बात बताइए आप लोग। मेरे पास एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, एक अरेंजमेंट है सिंपल सी। और इसमें एक गैस ट्रैप्ड है, गैस। ये गैस है, तो गैस का कुछ प्रेशर होगा अपना, ऑब्वियस सी बात है। इस गैस के पी को बैलेंस करने के लिए मान लीजिए हमने यहां पे सैंड रख दी, सैंड बिल्कुल स्मॉलेस्ट पार्टिकल वाली सैंड यहां पे फिल कर दी, सैंड यहां फिल कर दी। सैंड के वेट की वजह से जो भी प्रेशर आएगा वो इसको बैलेंस कर रहा है। एक्सटर्नल पी जो भी होगा वो इंटरनल पी के बराबर है। एट टाइम टी इक्वल टू 0। क्या ये अरेंजमेंट अचीव कर सकते हैं? यस और नो? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। ऊपर सैंड फिल कर दो, हो सकता है कोई ना कोई अमाउंट तो सैंड की होगी। अब मुझे आप बताएं, ध्यान देना, बिल्कुल कॉमन सेंस। अब अगर आप यहां से मान लीजिए सैंड को रिमूव करते हैं 1 बाय 1, एक एक पार्टिकल सैंड का हटाते हैं, एक एक पार्टिकल, और मान लीजिए कि वॉल्यूम V1 से वॉल्यूम V2 तक एक्सपेंड किया। आपको मालूम है कि एक पार्टिकल हटाएंगे तो थोड़ा ऊपर जाएगी, जाएगी कि नहीं थोड़ी सी ऊपर। अगर एक भी पार्टिकल हटाएंगे और फिर रुक जाएगी, क्योंकि जैसे ही पिस्टन ऊपर जाएगी यहां पे इस गैस का भी पी कम हो जाएगा। आपने सैंड हटा के एक्सटर्नल पी कम किया तो गैस जब एक्सपेंड करेगी तो उसका भी पी कम होगा, रुक जाएगी पिस्टन। फिर दूसरा पार्टिकल हटाएंगे, फिर थोड़ी ऊपर जाएगी पिस्टन। फिर तीसरा पार्टिकल हटाएंगे, फिर थोड़ी ऊपर जाएगी पिस्टन। अगर वॉल्यूम V1 से V2 तक जाने में मान लो मैंने इनफाइनाइट पार्टिकल्स हटाए, तो ये प्रोसेस कैसा प्रोसेस होगा? रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? अगर इनफाइनाइट पार्टिकल्स हटाने पड़े V1 से V2 एक्सपेंड करने में, बहुत बढ़िया, आप लोग बिल्कुल जाग रहे हैं, अच्छी बात है। और अगर मैं ऐसा कहूं कि नहीं, मैंने एक मुट्ठी अचानक से हटा दी, सीधा मुट्ठी भरा और बाहर निकाल दी, एक सर्टेन अमाउंट बाहर निकाल दी, और एक झटके में V1 से V2 हो गया, इंस्टेंटेनियसली V1 से V2 हो गया, तो कौन सा प्रोसेस होगा?
तो अगर आप इंस्टेंटेनियसली V1 से V2 जाते हैं, बीच में कहीं कोई ब्रेकिंग नहीं, कहीं कोई रास्ते में आराम नहीं, कहीं कोई पिकनिक का मौका नहीं, एक स्टेट में सीधे V1 से V2, तो वो है इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, एक्सट्रीमली फास्ट प्रोसेस और इरिवर्सिबल। ठीक है, तो हम आइसोथर्मल प्रोसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। हम स्टार्ट करेंगे रिवर्सिबल से, मींस सिंगल स्टेट से, फिर उसको 2 स्टेट में ले जाएंगे, फिर 3 में ले जाएंगे, फिर 4 में ले जाएंगे, धीरे धीरे करके इनफाइनाइट में ले जाएंगे। सिंगल स्टेट एक्सपेंशन से इनफाइनाइट स्टेजेस में ले जाएंगे। यहां तक सबको समझ में आ गया हम क्या करने वाले हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में? चलो ठीक है, अभी मैं यहां पर रोक रहा हूं मीटिंग।